स्टार्ट करते हैं। कहाँ चले गए भाई? एक तो वीडियोस ऑन करो सब जने, और राघव, ऋचा, श्रुति सब जने वीडियो ऑन करेंगे। दूसरा वो कहाँ चला गया? हाँ, पढ़ना स्टार्ट कर भाई, दर्शित। हाँ सर. Rights and duties of a partner after a change in the firm. Section 17. Change means a change in the constitution of firm, that is admission, retirement, death, or b on the expiry of the term of the firm, which is partnership for a fixed duration and partnership at will, or even when the firm has taken up additional ventures after the completion of the work for which the firm was constituted. A change in the nature of business. In the above cases, whatever mutual rights and duties were there before such event would continue to carry on after such changes to extent possible. देखो, जब भी फर्म में कोई चेंज होता है, वेन एवर देर इज अ चेंज इन दी फर्म, चेंज इन दी फर्म का मतलब, सर पहले 3 पार्टनर्स थे, अभी चौथा पार्टनर और आ गया, या फिर पहले 4 पार्टनर थे, अभी एक पार्टनर रिटायर होके बाहर चला गया, ठीक है। तो वेनेवर, या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो गई लेकिन बाकी के पार्टनर्स मिलके कंटिन्यू कर रहे हैं फर्म को, ठीक है। तो क्या क्या चेंज हो सकता है? वेन एवर देर इज अ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ऐसी कोई इवेंट हो गया हो, या फिर पार्टनरशिप फिक्स ड्यूरेशन के लिए थी, यानी मान लो 10 साल के लिए थी, इन लोगों की 10 साल तक इतनी अच्छी ट्यूनिंग चली आपस में कि इन्होंने 10 साल बाद में भी उसको कंटिन्यू कर लिया, तो सर अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन गेट्स कन्वर्टेड इनटू पार्टनरशिप एट विल, जब तक इच्छा है तब तक चलाएंगे। तो ऐसा कोई हो गया, यानी कि दिस इज ऑल्सो अ चेंज इन दी फर्म, यानी पार्टनरशिप एट फिक्स ड्यूरेशन अब किस में कन्वर्ट हो गई? पार्टनरशिप एट विल में। तो ये भी चेंज इन दी फर्म है, ठीक है। नेक्स्ट, या फिर फर्म एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप थी, एक पर्टिकुलर काम करने के लिए ही बनी थी, वो पर्टिकुलर काम करने के बाद में भी वो फर्म कंटिन्यू कर गई, उसने एडिशनल वेंचर्स उठा लिए, तो फिर सर वो वापस किस में कन्वर्ट, वो वापस किस में कन्वर्ट हो गई सर? पार्टनरशिप एट विल में। या फिर फर्म ने अपना बिजनेस चेंज कर लिया, जिस काम के लिए बनाई गई थी पार्टनर्स वही रहे लेकिन फर्म ने बिजनेस चेंज कर लिया। सर ये सब अलग अलग एग्जाम्पल्स है ऑफ अ चेंज इन दी फर्म, पार्टनर्स का आना जाना, बिजनेस का आना जाना, ड्यूरेशन का चेंज हो जाना। सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ चेंज इन दी फर्म। तो सर इन अबव केसेस, जो भी जिस एक्सटेंट तक पॉसिबल होगा, टू द एक्सटेंट पॉसिबल, जो भी पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज पहले थे बिफोर सच इवेंट, दे वुड कंटिन्यू टू कैरी ऑन आफ्टर सच चेंजेस, मतलब टू द एक्सटेंट पॉसिबल वो ही बाद में कोशिश करेंगे कि हो, देखो थोड़े बहुत चेंजेस तो होंगे क्योंकि सिचुएशन चेंज हुई है, पर टू द एक्सटेंट पॉसिबल कोशिश की जाएगी कि सर वेन एवर देर इज अ चेंज इन द फर्म, पार्टनर्स के जो म्यूचुअल राइट्स हैं और पार्टनर्स की जो म्यूचुअल ड्यूटीज हैं जो ऐसे इवेंट के पहले थी, करीब करीब वही कोशिश करके उसके आसपास ही रखी जाए टू द एक्सटेंट पॉसिबल। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म में 4 पार्टनर्स थे, एक पार्टनर की डेथ हो गई, अरे यार, और इस पार्टनरशिप फर्म में 4 पार्टनर्स होने जरूरी थे, तो ये दूसरे पार्टनर को अंदर लेके आए। तो टू द एक्सटेंट पॉसिबल, यदि पहले 25-25% शेयर कर रहे थे तो अभी भी इनकी कोशिश यही रहेगी, सब अभी भी 25-25% शेयर करें आफ्टर अ चेंज इन द फर्म, ठीक है। बिजनेस चेंज किया, टू द एक्सटेंट पॉसिबल, अच्छा कोई एक्स्ट्रा काम उठा रहा है तो थोड़ा उसको बेनिफिट ज्यादा दे दिया, अपना कम कर लिया प्रॉफिट परसेंटेज, और यदि नहीं उठा रहा है, यही चारों मिलके सब मिलके काम कर रहे हैं नए बिजनेस का, सर टू द एक्सटेंट पॉसिबल सेम ही तरीके से मैनेज 25-25% ईच कर लेंगे। तो कहने का मतलब इतना सा है, चेंज इन फर्म है तो जहां तक पॉसिबल हो पार्टनर्स की राइट्स और ड्यूटीज करीब करीब सेम ही रखी जाने की कोशिश करी जाएगी, अनटिल एंड अनलेस पार्टनर्स खुद सब एग्रीमेंट से चेंज कर रहे हैं, फिर तो किसी को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। काबरा जी बोलिए, क्या प्रॉब्लम हुई? सर मेरे को एक कंफ्यूजन है कि जब पार्टनरशिप एट विल होता है और अगर कोई पार्टनरशिप पार्टनरशिप से निकल जाता है तो वो पार्टनरशिप डिसॉल्व करके निकलता है या कंटिन्यू करता है? देखो ऐसा है, यदि पार्टनरशिप
एट विल बनाई गई है। विल का मतलब क्या होता है? इच्छा। स्वीट विल बोलते हैं ना जिसको अपन। इफ इट इज अ पार्टनरशिप एट विल, ठीक है, एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट, चुप है, वो इस बारे में कुछ नहीं बोलता, तो बाय डिफॉल्ट पार्टनरशिप एट विल का क्या मतलब है कि सर जिस दिन एक भी पार्टनर के मन में इच्छा आ गई, वो बाकी के पार्टनर्स को नोटिस देगा और पार्टनरशिप फॉर्म खत्म कर देगा। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक मतलब पार्टनरशिप एट विल का। लेकिन सर यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ऐसा लिखा है कि जिस भी पार्टनर को इच्छा हो वो निकल सकता है, रिटायर हो सकता है, उसे बाकी के पार्टनर्स की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, और बाकी के पार्टनर्स चाहे तो फॉर्म को कंटिन्यू करें, देन ये पार्टनरशिप एट विल तो हो गई जिसमें एक बाहर निकलने का रास्ता पहले से ही फिक्स कर रखा है। क्यों मैं इसको पार्टनरशिप एट विल बोल रहा हूं? क्योंकि क्या ये पार्टनरशिप फॉर फिक्स ड्यूरेशन है? नहीं सर, पार्टनरशिप फॉर फिक्स ड्यूरेशन नहीं है। जब तक पार्टनर्स की इच्छा होगी इसको चलाएंगे। एक भी पार्टनर की इच्छा होगी नहीं अब नहीं चलाना है, बाकी के पार्टनर्स को नोटिस देगा, फॉर्म को खत्म करेगा, जयराम जी की। ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये भी लिख दिया है रिमेनिंग पार्टनर्स कैन कंटिन्यू इफ दे वांट टू, तो फिर ये रिटायर हो जाएगा, बाकी के कंटिन्यू कर लेंगे एट म्यूचुअली एक्सेप्टेबल टर्म्स एंड कंडीशंस। बोलो जी, समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, चलिए, वेरी नाइस। तो अब ये बात भी समझ में आई कि टू दी, इस पे आज दिन तक क्वेश्चन बहुत मुश्किल आया है भैया, मेरे को देखने में नहीं आया इस पोर्शन पे क्वेश्चन। इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं आएगा, इसका मतलब है अब आने की संभावना है, क्योंकि इंस्टीट्यूट खोद खोद के क्वेश्चंस निकाल रहा है। ठीक है, तो यदि फॉर्म में कोई चेंज होता है तो उसका मतलब हुआ क्या कि टू दी एक्सटेंट पॉसिबल पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज जो पहले थे उतने ही बाद में रखने की कोशिश की जाएगी। हम ये नहीं बोल रहे हैं 100% वही रखी जाएगी, वो पॉसिबल है ही नहीं, टू दी एक्सटेंट पॉसिबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर, की पार्टनर की अथॉरिटी क्या होती है? देखो, अथॉरिटी का मतलब कि सर कैपेसिटी ऑफ अ पार्टनर टू बाइंड द फर्म बाय हिज एक्ट्स। मतलब कि मैं आपको हमेशा आज दिन तक जब से पार्टनरशिप पढ़ाना स्टार्ट किया है, मैं आपको हर बार बोलता हूं, हर पार्टनर बाकी के पार्टनर्स का, हर पार्टनर बाकी के पार्टनर्स का एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है। यानी कि ये अपने काम से, चूंकि ये बाकी के पार्टनर्स का और पूरी पार्टनरशिप फर्म का एजेंट है, तो अपने काम से जो इसने थर्ड पार्टी के साथ में फर्म के बिजनेस के वास्ते, फर्म के नाम से जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं, उसके लिए ये बाकी के पार्टनर्स और पूरी पार्टनरशिप फर्म को बाइंड कर सकता है। तो बिकॉज म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप तो होता ही है, एंड एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म एज वेल एज द रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है सर, तो सर हर पार्टनर को अथॉरिटी होती है, हर पार्टनर को अथॉरिटी होती है कि वो फर्म के बिजनेस के काम से फर्म को और बाकी के पार्टनर्स को बाइंड कर सकता है इन अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ थर्ड पार्टी। ठीक है सर, अब ये अथॉरिटी जो होती है बेटा, ये कई बार तो एक्सप्रेस अथॉरिटी होती है और कई बार इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है। एक्सप्रेस, दो तरीके से पार्टनर को अथॉरिटी मिलती है फॉर्म को बाइंड करने की, एक तो होती है एक्सप्रेस अथॉरिटी, एक होती है इम्प्लाइड अथॉरिटी। काबरा जी, एक्सप्रेस अथॉरिटी का क्या मतलब होना चाहिए? दर्शित अग्रवाल, राघव एक्सप्रेस। काबरा, जश शाह। जश शाह को तो खैर छूट दे रहा हूं मैं। वीडियो क्यों नहीं ऑन करते हो रे? कनव, सुहान गोयल, कविश देसाई, एंसल फर्नांडीज। हम्म, ये काबरा जी बोलते हैं सर लेटे लेटे पढ़ने का मन होता है, पैर टांग उल्टी करके, उल्टे लेट के टांग हिलाते हुए, बस सामने आपका एक मोबाइल पे या लैपटॉप चल रहा है, जैसे हिंदी फिल्मों में जनरली हीरोइंस काम करती हैं, हम वैसे पढ़ते हैं। हैं काबरा जी? ऐसे इच्छा होती है पढ़ने की तो फिर शुरुआत में ऑन कर लिया करना। ठीक है, काबरा जी बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्सप्रेस? Means it is given in written and it is presented. मतलब रिटर्न में दिया हुआ है।
अच्छा, एक्सप्रेस अथॉरिटी, ओके। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स क्या बताए थे? वर्ड एक्सप्रेस का मतलब क्या बताया था? कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बताया था एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। कावरा जी, मान लो गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना हुआ तो अपनी भावनाएं एक्सप्रेस करोगे या नहीं करोगे? कि सर जूते खाने थोड़ी है जो एक्सप्रेस करूंगा। अरे भाई पढ़ने के लिए बता रहा हूं। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज कॉन्ट्रैक्ट्स which are made using words either in oral or in writing. Yes, याद करो, मैं हर बार यही चीज बोलता हूं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज कॉन्ट्रैक्ट्स which are made using words either in oral or in writing. तो सर जो एक्सप्रेस पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट बना, इस पार्टनर्स एग्रीमेंट में पार्टनर नंबर ए को ये अथॉरिटी दे रहे हैं, पार्टनर नंबर बी को ये काम करने के लिए अथॉरिटी दे रहे हैं कि ये फर्म के बिहाफ पे जाके थर्ड पार्टी के साथ में हमको इस तरीके से बाइंड कर सकता है। यानी हमने इसको वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हुए ये अथॉरिटी दे दी या नहीं दे दी? बोलो इजी है या नहीं है? हाँ सर। तो सर जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में दे दी तो फिर तो उसको वो अथॉरिटी है ही है। तो क्या एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ समझने वाली बात है, या एक्सप्रेस अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर में कुछ समझने वाली बात है? नहीं सर, एक्सप्रेस अथॉरिटी में समझने वाली कोई बात नहीं है। अब सर आते हैं अपन इम्प्लाइड अथॉरिटी पे। सर व्हाट आर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए मैंने ये बताया था which are made without using words through conduct of the parties, बताया था conduct of parties, which are made without using words through conduct of the parties. एंसल फर्नांडीज कहाँ चला गया? यहाँ पे ही हुए सर। तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का एक एग्जाम्पल बता मेरे को। मतलब सर अगर एक बंदे का किसने कैपिटल ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है और दूसरे ने कम किया है तो इम्प्लाई होता है कि वो शायद ज्यादा शेयर लेगा। तू मेरी हाथ की रेंज में होता ना एंसल, में लगा था आज तेरे को, एक नहीं दोनों गालों पे एक एक लगा था। प्रिया मैं इसको बोलूंगा मेरा ये काम पूरा करे कल, ठीक है? ये तो मैंने सबसे पहले बताया है कि पार्टनरशिप में कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो में यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो में नहीं और इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग होगा। तो भाई उसी रास्ते जहां मना किया है वहां जाके बोलता है मैं तो खड्डे में ही पड़ूंगा, है? अरे सर एग्जाम्पल दे रहा था बस, तो नहीं, वैसे वाले पॉइंट तो गलत रास्ते पे एग्जाम्पल दे रहा है एंसल, ऐसे मत कर यार। लोग बोलेंगे कौन से गधे टीचर से पढ़ के आया है ऐसा, यार तू मेरा नाम खराब कर देगा, ऐसा मत कर। ठीक है, श्रुति खरतड़े बोल इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। सर मतलब अगर अग्रीमेंट में नहीं होगा बट अगर दोनों पार्टनर्स पहले से बहुत टाइम के लिए अगर सैलरी दे रहे होंगे तो फिर वो एम्प्लॉयड हो जाएगा कि वो सबको सैलरी मतलब एवरी ईयर सैलरी देंगे। थ्रू कस्टम्स ये इम्प्लाइड हो गया, थ्रू कस्टमरी प्रैक्टिस ये इम्प्लाइड हो गया कि सारे पार्टनर्स को सैलरी मिलती है, ठीक है? तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का एक एग्जांपल मैंने आपको कैसे समझाया था, याद करो। देखो, मान लो हमारी प्रिशा है, ठीक है? उसको एक शादी अटेंड करनी है सूरत में। तो प्रिशा जो है वो क्या की कि सर 4 बैग इस हाथ में और 4 बैग इस हाथ में लेके 2 दिन की शादी के लिए 8 बैग ड्रेसेस के लेके पहुंच गई कि हर 2 घंटे में ड्रेस चेंज करनी है, भाई शादी में तो रूल होता है, ठीक है? अब ये अकेली 8 बैग उठा पाएगी क्या? नहीं सर। जैसे ही ट्रेन से उतरी एक कुली आया इसके पास में, 4 बैग उसने इस हाथ में उठाए, 4 उस हाथ में उठाए और बाहर निकलने लगा। यानी कि उसने बिना वर्ड्स यूज किए ऑफर दिया था। किसको ऑफर दिया था? कि मैं आपके सामान को बाहर ले जाता हूँ, आप मुझे पैसे दे देना। और यदि ये चुपचाप उसके पीछे होली, इसने भी वर्ड्स यूज नहीं लिए, तो ये अपने कंडक्ट के थ्रू उसको हाँ भर रही है, हाँ हाँ चलो अच्छा है किसी ने बैग उठा लिए, मैं इसको ये बाहर ले जाएगा, मैं पैसे दे दूंगी। यानी विदाउट यूजिंग वर्ड्स, थ्रू कंडक्ट ऑफ द पार्टीज उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया थ्रू। यस सर। तो अपने को कैच क्या करना है अभी यहाँ पर विदाउट यूजिंग वर्ड्स? तो सर पार्टनर को जो अथॉरिटी मिलती है
दो तरीके से मिलती है पार्टनर को अथॉरिटी पार्टनरशिप को बाइंड करने की। एक तो है एक्सप्रेस, सर हमने लिख के ही दे दी उसको पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, और वर्ड्स यूज करते हुए दे दी। दूसरी होती है इम्प्लाइड, सर चाहे कहीं नहीं भी लिखी हुई हो, इम्प्लाइड वे में, यानी कि कानून कानून उसको ये सारी अथॉरिटी देता है किसी भी पार्टनर को। कानून ये इम्प्लाइड वे में कि हाँ तुमको है, इट इज इम्प्लाइड दैट यू आर हैविंग दी ऑल दीज 1 2 3 4 अथॉरिटीज। यानी कि पार्टनर को ये अथॉरिटी भले ही लिख के नहीं दी तो कहां से मिल रही है सर? कानून से मिल रही है। यानी कानून कहता है हर पार्टनर को ये राइट है, हर पार्टनर को ये राइट है, हर पार्टनर को ये राइट है। ऐसे अपने को पढ़ने रहेंगे व्हाट ऑल आर द इम्प्लाइड अथॉरिटीज ऑफ अ पार्टनर जो लॉ ने उसको दी है। यहां पर इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब समझ में आया? बोलो यस और नो। यस एवरीवन। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर। अथॉरिटी मतलब कि सर अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर मींस कैपेसिटी ऑफ अ पार्टनर टू बाइंड द फर्म बाय हिज एक्ट्स। तो ये अथॉरिटी कैसे कैसे हो सकती है? इट में बी आइदर एक्सप्रेस अथॉरिटी और इट में बी आइदर इम्प्लाइड अथॉरिटी। आइए पढ़ना चालू कर भाई दर्शित यहां से। कहां चला गया दर्शित अग्रवाल? कनक तू पढ़ चल। अथॉरिटी ऑफ पार्टनर से ना, हाँ जी ये पॉइंट नंबर ए से। express authority of a partner, the authority which is given to a partner by an express agreement between the partners is called express authority. The partners are free to give any authority to any partner by a mutual agreement. The firm is bound by the acts of a partner done within the scope of his express authority. चलिए मान लीजिए चार पार्टनर्स हैं, इन्होंने अपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये बोला पार्टनर नंबर 1 जो है वो तो करेगा परचेज से रिलेटेड काम, पार्टनर नंबर 2 करेगा प्रोडक्शन से रिलेटेड काम, पार्टनर नंबर 3 करेगा मार्केटिंग से रिलेटेड काम, और पार्टनर नंबर 4 करेगा सेल से रिलेटेड। जो भी काम करेगा उससे फर्म बाइंड होने लग जाएगी। तो क्या यदि पार्टनर नंबर 1 ने किसी थर्ड पार्टी से कोई रॉ मटेरियल परचेज किया है तो क्या ये अपनी एक्सप्रेस अथॉरिटी के अंदर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? हाँ सर। तो उस एक्सप्रेस अथॉरिटी के अंदर काम से पार्टनरशिप फर्म बाइंड होने लग जाएगी या नहीं लग जाएगी? यस सर। ऑब्वियस सी बात है, जब आपने इसको लिखित में अथॉरिटी दे दी है तो पूरी फर्म उससे बाइंड होएगी। हाँ सर। यदि इसने 10 लाख रुपए का माल कहीं से खरीद लिया तो उससे पूरी फर्म को चुकाना पड़ेगा ना वो 10 लाख रुपए। यस सर। तो यदि कोई पार्टनर अपनी एक्सप्रेस अथॉरिटी, क्या जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में दे दी, तेरे को ये अथॉरिटी, तेरे को ये अथॉरिटी, तेरे को ये अथॉरिटी, ठीक है? तो सर वो पार्टनर यदि अपनी अथॉरिटी के अंदर काम कर रहा है तो बाकायदा उससे पूरी पार्टनरशिप फर्म बाइंड होगी ही होगी। ठीक है एंसल फर्नांडिस? छत पे क्या लिखा हुआ है जो वहां देख रहा है? हम्म। कनव भी छत पे देखने लग गया कि हमारे सबके कोई डिस्प्ले तो नहीं आने लग गए हैं। अरे ऐसे मत करो, चलो आ जाओ। तो सर एक्सप्रेस अथॉरिटी ये हो गई जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कह के दी गई है, और उसने पार्टनर ने यदि अपनी अथॉरिटी के अंदर कोई काम किया उससे पूरी पार्टनरशिप फर्म बाइंड होगी ही होगी। बस बात खत्म। अब ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि पार्टनर ने अपनी एक्सप्रेस अथॉरिटी के बाहर जाके काम कर लिया तो क्या? मान लो पार्टनर नंबर 1 को बोला था आप परचेज रिलेटेड काम देखेंगे, रॉ मटेरियल परचेज रिलेटेड काम देखेंगे। ओके सर। लेकिन आपको मैक्सिमम अथॉरिटी फर्म के बिहाफ पे 20 लाख रुपए का माल खरीदने की है, उससे ज्यादा का मत खरीद के ले आना कहीं से, नहीं तो फर्म, आपको अथॉरिटी कितनी है? 20 लाख रुपए तक का माल खरीदने की। तो कभी इसने 10 लाख का खरीदा, कभी 12 लाख का खरीदा, इन सब के लिए फर्म बाइंड होगी? यस सर होगी। वन फाइन डे 25 लाख रुपए का माल उठा के ले आया, यानी अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके काम कर दिया इसने। अथॉरिटी कितने की थी? 20 लाख की थी। ठीक है, अथॉरिटी से बाहर जाके काम कर दिया तो क्या उससे फर्म बाइंड होगी क्या? ये मैं आपको आने वाले समय में सिखाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं।
ठीक है, आइए एक्सप्रेस अथॉरिटी समझ लिया अपन ने, ये भी समझ लिया कि पार्टनर ने एक्सप्रेस अथॉरिटी क्या होती है कि सर लिखित मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में उसको वो दे दी कि तुम ये काम कर सकते हो, पार्टनरशिप के लिए अथॉरिटी है तुमको, उससे पूरी फर्म बाइंड होगी। इम्प्लाइड अथॉरिटी कि सर किसी ने दी नहीं है, कानून ने दी है, कहीं नहीं लिखा हुआ है, कानून ने दे दिया है, हर पार्टनर को ये काम करने के अधिकार हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं, व्हाट आर द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर ऑफ द फर्म। पढ़ भाई कनव। Implied authority of a partner of the firm. A partner has an authority to bind the firm by the acts done by him, provided that the act is done in the ordinary course of the firm's business and in the firm name. The authority is the implied authority. Thus, the firm will be binded by the acts of a partner done within his implied authority, provided the act is done to carry on the normal business of the firm. The act is done in the usual way of carrying on the firm's business. The act is done in the name of the firm. Where an act is done in the personal name of a partner, the firm will not be liable for such acts. अच्छा, व्हाट आर द इम्प्लाइड अथॉरिटीज, मैं समझाता हूं ऊपर वाला आपको। इम्प्लाइड अथॉरिटीज क्या क्या होती हैं कि सर कानून ने दी हुई है ये सब, टू बाय एंड सेल द गुड्स इन विच द फर्म डील, जिस भी सामान में फर्म डील करती है उससे रिलेटेड माल खरीदना और बेचना, कानून ने खुद ने हर पार्टनर को ये अथॉरिटी दी है। टू हायर सर्वेंट्स टू परफॉर्म द बिजनेस ऑफ द फर्म, कि सर फर्म के बिजनेस के लिए लोगों को हायर करना पड़ेगा ना जो काम करेंगे, तो सर उनको हर पार्टनर हायर कर सकता है। टू एंगेज अ लॉयर टू डिफेंड अ सूट फाइल अगेंस्ट द फर्म, किसी ने फर्म के अगेंस्ट कोई केस कर दिया है, उसके लिए आपको फर्म के बिहाफ पे कोई लॉयर अपॉइंट करना है, एंगेज करना है, तो सर आप कोई भी पार्टनर किसी लॉयर को एंगेज करके आ सकता है। मैं साइन करके दे रहा हूँ ना, आप रिप्रेजेंट करो हमारी पार्टनरशिप फर्म को कोर्ट में। ठीक है, तो ये ऐसे अपन अभी लिस्ट पढ़ेंगे जो कानून ने इम्प्लाइड अथॉरिटीज दी हैं किसी भी पार्टनर को। क्या क्या, आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि सर हर पार्टनर फर्म के बिहाफ पे बाय कर सकता है और सेल कर सकता है गुड्स इन विच द फर्म डील्स, जिस भी उसमें फर्म डील कर रही है वो खरीद और बेच सकता है। नंबर 2, टू हायर सर्वेंट्स टू परफॉर्म बिजनेस ऑफ द फर्म, बहुत इजी है यार लोगों को हायर करने का, नहीं तो पार्टनरशिप का काम कौन करेगा यदि लेबर या किसी को आप हायर नहीं करेंगे तो। टू एंगेज अ लॉयर टू डिफेंड अ सूट फाइल्ड अगेंस्ट द फर्म, लॉयर अपॉइंट किया जा सकता है किसी ने फर्म के अगेंस्ट कोई केस ठोका है तो। टू सेटल अकाउंट्स विद पर्संस डीलिंग विद द फर्म, क्या कि सर मान लीजिए मिस्टर एक्स फर्म से डील कर सकते हैं, तो फर्म का जो पार्टनर है वो इनके साथ में, हाँ भाई तुम्हारा इतना रुपया बनता है, हमारा इतना बनता है, जो भी है, या हमने तुमसे इतना माल मंगाया तो तुम इतना, हाँ इतना रुपया मैं भेज रहा हूँ, तो ये अकाउंट्स का जो भी बातें हैं वो सेटल कर सकता है किसी थर्ड पार्टी के साथ में, जो भी पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट से रिलेटेड बातें हैं वो सेटल कर सकता है थर्ड पार्टी के साथ में। सर टू रिसीव डेट्स ड्यू टू द फर्म एंड गिव रिसिप्ट्स फॉर द सेम, सर मिस्टर एक्स को फर्म को 5 लाख रुपए देने थे, तो फर्म के जो मिस्टर पार्टनर नंबर 2 है वो रास्ते में मिस्टर एक्स को मिल गए, बोले यार अच्छा आप यही मिल गए, ये पकड़ो 5 लाख रुपए, तो क्या ये रिसीव कर सकता है फर्म के बिहाफ पे जो भी पैसा है? हाँ सर, ये फर्म के बिहाफ पे फर्म को जो भी पैसा मिलना है वो दूसरे लोगों से रिसीव कर सकता है, उस बारे में रिसिप्ट भी दे सकता है, मैंने इनसे 5 लाख रुपए फर्म के बिहाफ पे रिसीव किए, ये रिसिप्ट भी दे सकता है। ये कानून ने, ये सारे काम कानून ने हर पार्टनर को अथॉरिटी दी है, वो फर्म के लिए माल खरीद बेच सकता है वगैरह वगैरह, वो फर्म को कुछ पैसा मिलना है तो उसका पार्टनर भी फर्म के बिहाफ पे रिसीव कर सकता है। टू कॉन्ट्रैक्ट डेट्स एंड पे डेट्स ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, फर्म को पैसे की जरूरत है, मिस्टर एक्स मनी लेंडर हैं, मनी लेंडर से ये फर्म के लिए पैसे उधार ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं और उसको चुका भी सकते हैं, ले भी सकते हैं और उसको चुका भी सकते हैं। ठीक है, टू कॉन्ट्रैक्ट डेट्स एंड पे डेट्स ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, टू बोरो मनी फॉर द पर्पस ऑफ द फर्म एंड प्लेज द गुड्स ऑफ द फर्म एज सिक्योरिटी ऑफ द लोन। सर फर्म को पैसे की जरूरत है, कई बार लोग पैसा ऐसे ही दे देते हैं और कई बार ऐसे नहीं भी देते हैं। मान लो कोई मनी लेंडर है, वो फर्म को पैसा देने से पहले बोलता है यार कुछ सिक्योरिटी तो रखो, नहीं तो कल को तुमने पेमेंट नहीं किया तो फिर मैं कहाँ से अपना पैसा वसूलूंगा।
तो सर ये फर्म का जो पार्टनर है, ये फर्म के बिहाफ पे पैसे बोरो करते समय यहाँ पर फर्म की कोई प्रॉपर्टी सिक्योरिटी जैसे गिरवी रखा सकता है, टू बोरो मनी फॉर द पर्पस ऑफ द फर्म एंड प्लेज द गुड्स ऑफ द फर्म एज सिक्योरिटी टुवर्ड्स द लोन। ठीक है, टू मेक, ड्रॉ, एक्सेप्ट, एंडोर्स negotiable instruments in the name of the firm। सर फर्म के बिहाफ पे चेक पे साइन, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? अभी के लिए समझ लो सर, चेक होता है ना, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो क्या ये फर्म के बिहाफ पे चेक साइन करके काट के नहीं दे सकता? सर बिल्कुल दे सकता है। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने 12th के स्टूडेंट्स हो, उन्होंने प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सब नाम सुने हैं या नहीं सुने? सर सुने हैं ना, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, सुना है या नहीं सुना है? तो वही तो होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, जिनसे पेमेंट लेने देने की बातें होती है। ठीक है, अपने को पढ़ना है, ये टॉपिक है अपने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। ठीक है, ये अपने को कवर करना है, सबसे लास्ट में कवर कराऊंगा ये तुमको। चलिए, ये हो गया। तो सर क्या फर्म का पार्टनर फर्म के बिहाफ पे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बना सकता है? यस सर, बना सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, एंडोर्समेंट भी कर सकता है। एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है समझ लो। सर मान लो मिस्टर ए के नाम पे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था, ठीक है, किसी और ने, मिस्टर बी ने उनको साइन करके दिया, ये लो 10 लाख रुपए का चेक। अब मिस्टर ए को पार्टनरशिप फर्म को वो चुकाना था पैसा, तो उन्होंने इस चेक के पीछे एंडोर्स कर दिया पार्टनरशिप फर्म का नाम, और मिस्टर ए ने साइन कर दिया, और ये चेक इस पार्टनरशिप फर्म को दे दिया। तो पार्टनरशिप फर्म अब इसको अपने पेमेंट के लिए यूज करेगी। सर आगे जाके क्या होगा? पार्टनरशिप फर्म को मान लो किसी को पैसा देना था, तो पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर ने मिस्टर सी को पैसा देना था, पार्टनरशिप को उनका नाम लिख के एंडोर्समेंट करके साइन कर दिया, तो सर सी के पास में चेक चला गया। तो सर मतलब सर ये बना भी सकते हैं चेक, ये एंडोर्स भी कर सकते हैं, ये एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, बस अभी के लिए इतना समझ लो। तो सर ये सारे काम हैं जो हर पार्टनर को कानून ने अधिकार दिया है, आप ये सारे काम, आपकी इंप्लाइड अथॉरिटी है, आप कर सकते हैं। पहली बात समझ में आई? बोलो यस और नो। पहली बात समझ में आई एवरीवन? हाँ सर ये सारे काम कर सकते हैं। मिदुष बोल, क्या हुआ बेटा? सर जब इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है तो उसमें अपने डिस्प्यूट्स भी तो हो सकते हैं, तो फिर वो इम्प्लाइड अथॉरिटी फिर वर्क नहीं करेगी ना। कैसे डिस्प्यूट हो सकते हैं? जैसे मान लो कोई लॉयर है, ये पार्टनर ए ने बोला कि ये लॉयर बहुत अच्छा है और उसने इम्प्लाइड अथॉरिटी के नाम पे उसको कर लिया हायर, लेकिन फिर पार्टनर बी या फिर पार्टनर सी बोला कि नहीं, हम ये पार्टनर तो लॉयर तो बकवास है और हमें नहीं पसंद है, तो हमें नहीं चाहिए। तो फिर अभी उस केस में क्या होता है? अरे यार इसमें कुछ नहीं है, देख, हर पार्टनर फर्म का एजेंट होता है या नहीं होता है, बता मेरे को। उसने यदि किसी एक वकील को वकालतनामा मतलब साइन करके दे दिया कि हाँ यू रिप्रेजेंट आवर फर्म, क्या उससे पूरी फर्म बाइंड होगी या नहीं होगी? बताओ, होगी ना, बिकॉज ही इज वर्किंग एज एन एजेंट ऑफ द फर्म। अब ये इनका इंटरनल डिस्प्यूट हो गया, फिर सब देखो, डिस्प्यूट हो भी गया तो भी एक बार तो वो लॉयर अपॉइंट हो गया या नहीं हो गया, हाँ सर वो फाइनल है। लेकिन ये लोग सोचते हैं कि नहीं हमको लॉयर चेंज करना है, तो दूसरे लॉयर के नाम पे सबने मिलके बोला अच्छा चलो ऐसा है, तो सर इस लॉयर को ये सब मिलके सबका यूनानिमस डिसीजन है, हटाएंगे और नया अपॉइंट करेंगे। लेकिन सर जबरदस्ती की नहीं, आपने गलत कर दिया, हमको नहीं चाहिए था, सर अब तो हर पार्टनर फर्म का एजेंट है, वो जो भी काम बाहर वाले के साथ में फर्म के बिजनेस से रिलेटेड करके आए उससे पूरी फर्म बाइंड होगी या नहीं होगी? यस और नो? तो सर ये डिसीजन तो फाइनल रहेगा जब तक कि सब इस चीज मतलब कि जब तक कि इसको वापस नहीं ले लिया जाए तब तक ये डिसीजन फाइनल रहेगा। मिदुष मोदी समझ आ गया? क्या वो अकाउंटिंग की क्लास से भागते भागते आता है क्या? हाँ अरे नहीं सर, वो मम्मा थोड़ा पुत्र मुंह में आ गई। इसमें आ गई, फिकर मोड में आ गई। अच्छा हाँ, वो पुत्र मुंह में आ गई। अच्छा, पुत्र मुंह में आ गई। नहीं नहीं, लेट्स नॉट डिस्कस ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म। चलिए आइए नेक्स्ट। अच्छा क्या काम इम्प्लाइड अथॉरिटी में होते हैं ये तो अपन ने पढ़ लिया,
लेकिन कई जने होते हैं जो इम्प्लाइड अथॉरिटी के नाम का बेजा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि नहीं हम तो पार्टनर हैं, हमारी सब सारा काम करना हमारी इम्प्लाइड अथॉरिटी में है, चाहे हमको पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ हो या नहीं लिखा हुआ हो, हमारे पास सारे काम करने के। अरे ऐसा नहीं है, सारे काम करने की अथॉरिटी नहीं है। दीज एक्ट्स आर बियॉन्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी। बियॉन्ड मतलब तुम ये सब इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आते हैं बाबा। इम्प्लाइड अथॉरिटी की दुहाई देके ये सब काम मत करने लग जाना। बात समझ में आ गई? तो कुछ काम कानून ने आपको अथॉरिटी दी है, कुछ नहीं दी है वो मत करना। मतलब वो करने हैं तो या तो आपको एक्सप्रेस वे में मिले अथॉरिटी तो ही आप करना। ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं एक्ट्स विच आर बियॉन्ड द इम्प्लाइड अथॉरिटी। एक बार एक काम कीजिए, सेम लिंक पे सब जने रिज्वाइन कीजिए, फिर इसको स्टार्ट करते हैं।